हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस। चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहला अध्याय है। हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते हैं, जैसा सभी बच्चों को मालूम है, जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणों को परिवर्तित करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं? अपक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का फटना, दूध फट जाता है तो क्या होता है? थक्के के रूप में हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। जंग का लगना, कोई सामान लोहे का आपके घर में उसमें जंग लग जाता है, वो क्या है? एक परिवर्तन है। ठीक, दहन, ठीक, ज्वलनशील जो वस्तुएं होती हैं उनका दहन होता है, वो भी क्या है? एक परिवर्तन है। परमाणु विस्फोट, ये भी एक परिवर्तन है। ठीक, ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को हम अपक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए, चीनी क्या है? ठोस है, नमक ठोस है और पानी द्रव रूप में है। तीनों अपक्रिया हो रहा है। तीनों जब आप अपक्रिया करेंगे यानी मिलाएंगे आपस में, बन जाएगा शरबत। ठीक, जो कि द्रव रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो शरबत क्या है? एक उत्पाद है। ठीक, उसके बाद में अगला उदाहरण आपका है लकड़ी। लकड़ी को जलाया जाता है तो कोयला बनता है, और जब हम कोयले को जलाते हैं तो राख बन जाता है। तो राख क्या हुआ? एक उत्पाद मिल गया हमको। ठीक, अब देखिए रासायनिक अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक, देखिए मैग्नीशियम रिबन है। ठीक, इसको जब बर्नर के द्वारा जलाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। रासायनिक समीकरण, हम रासायनिक समीकरण को समझेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब हम सूत्रों में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है, लेकिन जब हम कथन के रूप में बताना स्टार्ट यानी शुरू करते हैं या फिर लिखते हैं तो क्या हो गया आपका? वो अपक्रिया हो गया। ठीक, देखिए किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे? पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अगला देखिए, उदाहरण है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए Mg क्या है? मैग्नीशियम हो गया। O2 क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। MgO क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, इसको कुछ देर पहले हम बता रहे थे बच्चों को, लेकिन कुछ आपके जो है इसमें डिवाइस में इशू आ गया, उससे मेरा क्लास रुक गया। ठीक, तो हम आगे पुनः प्रयास कर रहे हैं। अगर पुनः फिर इशू होता है तो फिर आपका क्लास कुछ बाधित हो सकता है। ठीक, तो यहाँ Mg यानी मैग्नीशियम अकेले है, यहाँ भी Mg क्या था? अकेले था, लेकिन यहाँ O2 यानी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 से गुणा कराया गया है कि संतुलन बराबर हो, संतुलित हो जाए। ठीक, बैलेंस बराबर हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 से गुणा होगा तभी यहाँ 2 Mg होगा, यहाँ भी 2 Mg होगा, 2 ऑक्सीजन होगा। ठीक, क्योंकि ये जो अपक्रिया हो रहा है इधर और इधर का बराबर होना ज़रूरी है। ठीक, इसलिए हम यहाँ 2 से गुणा करवा दे रहे हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव चिन्ह का प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाएं ओर लिखा जाता है। देखिए ये अभिकारक था आपका, ये क्या था? अभिकारक था। ये भी अभिकारक था, इसको हम बाएं ओर लिखते हैं, और ये जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है इसको हम दाईं ओर लिखते हैं। ठीक, इधर देखिए अगला पॉइंट, अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। ये भी आपको मालूम हो गया हो। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अभिकारक उत्पाद के बीच ठीक ऐसे तीर का निशान लगाएंगे। ठीक, ठीक इस ढंग से चिन्ह लगाया जाता है। यह अभिक्रिया दोनों ओर से होती है, यानी वापस भी आ जाती है, उत्पाद से वापस इधर आ जाएगी, तो जिससे बनाएगा वही चीज़ मिल जाएगा आपका। जिससे क्या है? जिससे यहाँ आपको बताया गया, देखिए यहाँ हम लेते हैं पानी, पानी को जब ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बनेगा। जब ये बर्फ़ पिघल जाएगा यानी गर्म होगा तभी पिघलेगा,
तो ये पानी मिल जाएगा, यानी वापस हमें पानी मिल रहा है। तो ये क्या है? उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक, ऐसे को हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है? तो आप समझ लीजिए, वह अपक्रिया जिसमें दोनों ओर से अपक्रिया हो वो उत्क्रमणीय अपक्रिया है। उत्प्रेरक समझ लेते हैं, वह पदार्थ जो अपक्रिया की गति को बढ़ा दे। जैसे इधर भाभी जी हैं और इधर माता जी हैं, बीच में अपक्रिया कौन करा रहा है? यहाँ दीदी जी। और यहाँ क्या हो रहा है? झगड़ा। क्या हो रहा है भाई? झगड़ा हो रहा। अब देखिए, ये दीदी जी इधर माता जी को भी चूड़ी कस देती हैं, इधर भाभी जी को भी चूड़ी कस देती हैं। तो यहाँ क्या होने लगता है? अपक्रिया। ठीक, देखिए फिर से देख लीजिए, इधर भाभी जी हैं, इधर माता जी हैं, और ये दीदी जी क्या करा रही हैं? अपक्रिया। यानी इधर भी दीदी जी चूड़ी कस रही हैं और इधर भी दीदी जी चूड़ी कस रही हैं। दोनों में क्या होता है? उत्पाद झगड़ा। हमें क्या मिलता है? झगड़ा। तो यही कौन इसमें मेन है? ये अपक्रिया, जो अपक्रिया करा रहा है। ठीक, तो वैसे ही आपका सूत्र समझना अत्यावश्यक है। ठीक, अगला है संयोजन अपक्रिया क्या होता है? संयोजन अपक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे ए क्या है? अभिकारक है और बी भी अभिकारक है। देखिए, ए भी अभिकारक है और बी भी अभिकारक है, और हमें मिल क्या रहा है? सी। सी क्या है? उत्पाद है। और ए और बी क्या है? ये अभिकारक है। ठीक, दो अभिकारक मिल करके आगे क्या बना रहे हैं? उत्पाद, यानी एक उत्पाद बना रहे हैं। दो या दो से अधिक, यहाँ तीन अभिकारक भी हो सकते हैं, यहाँ तीन अभिकारक भी हो सकते हैं। यहाँ क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, जैसे यहाँ अभिकारक अपकारक, ए बी क्या है? अपकारक। तो एक से अधिक प्रकार, दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सी क्या है? एक उत्पाद बन रहा है, लेकिन यहाँ दो अभिकारक हैं, ए और बी। ऐसे को हम संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण है मैग्नीशियम का वायु में जलना। ठीक, Mg क्या है? मैग्नीशियम है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अपक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन फिर वही बात ये है कि यहाँ क्या है? O2 मतलब यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप? बैलेंस यहाँ आपको बराबर करना है। तो यहाँ दो ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? दो से गुणा करेंगे, है ना। अब क्या हुआ? अब देखिए, अब कोई बच्चा कह रहा है गुरुजी यहाँ क्या होगा? यहाँ तो Mg केवल अकेले है, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी दो से गुणा होगा। अब देखिए बैलेंस बराबर हो चुका है। यहाँ दो Mg, दो मैग्नीशियम, यहाँ भी दो मैग्नीशियम। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन दो है क्योंकि दो से गुणा तो दो ऑक्सीजन है, और यहाँ भी दो ऑक्सीजन है। इसीलिए क्या है? बैलेंस आपका बराबर है। ऐसे ही हम संतुलित करना सीखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए कार्बन का वायु में दहन। देखिए कार्बन है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? अपक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? CO2। ठीक, वैसे तीसरा उदाहरण देख लीजिए, क्या है यहाँ? तीसरे उदाहरण में क्या है आपका? ये है H2 और ये है O2। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? H2O। ठीक, यानी पानी। तो यहाँ भी H2 पहले था, H2O था, लेकिन यहाँ जब दो क्या है ऑक्सीजन पहले से, तो यहाँ भी हम दो से गुणा करेंगे, और यहाँ हाइड्रोजन में भी दो से गुणा करेंगे। ठीक, तो दो दूना चार यहाँ भी हो जाएगा, दो दूना चार यहाँ भी, यानी बैलेंस आपका बराबर हो चुका। किसी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक, या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये पेपर में आ चुका है, 2020 में आ चुका है, 2022 में भी आया है, 2023, 24, 25। ठीक, लगातार पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, जब अभिकारकों व उत्पादों की परमाणु की संख्या समान हो
संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक। ये देखिए Mg क्या हुआ, मैग्नीशियम, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही चीज़ फिर आया आपके सामने कि यहाँ भी बैलेंस हमको बराबर करना अति आवश्यक। देखिए ऐसे समझ लीजिए, मान लिया एक तराजू है, आप गुप्ता बनिए की दुकान पर जाते हैं, किराना दुकान पर, आपको दाल चीनी जो भी कुछ खरीदना हो अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में, तो एक तरफ बाँट रखा जाता है, एक तरफ आपकी वस्तुएं। ठीक। मान लिया इधर 1 kg का बाट है और इधर चीनी का मात्रा, इधर चीनी रखा गया है, तो क्या हुआ, 1 kg के बराबर ये चीनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे भाई इसको बराबर कीजिए, क्योंकि जो हम पैसा दे रहे हैं उस पैसे के हिसाब से हमें सामान मिलना चाहिए। तो गुप्ता जी क्या करेंगे, उनको बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको सामान बेचना है और सामान जब वो कम देंगे तो उनका क्या होगा, दुकान टूट जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में सूत्र भी हमें बराबर करना है। ठीक। यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्या है, ऑक्साइड है, यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे। भाई यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 करेंगे। ठीक। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन पहले से विद्यमान है और यहाँ क्या है आपका, यहाँ मामला लोचा हो रहा है क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम क्या है, अकेले है, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक। अब क्या हुआ, बैलेंस बराबर यानी संतुलन हो गया आपका। इसलिए अभिकारकों व उत्पादों का परमाणु द्रव्यमान बरकरार होना चाहिए, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक। ऐसे में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उत्पाद अभिकारकों की परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी उत्पाद की संख्या और जो इधर अभिकारक हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर हो। ठीक। जैसे यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। यहाँ मैग्नीशियम अकेले है, यहाँ गुणा करने के बाद में 2 मैग्नीशियम होगा, तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करवाने के बाद में संतुलन बैलेंस बराबर करना होगा। ठीक। आपको पता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ जो तराजू आपका है इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यानी अब सब बराबर हो चुका है, यानी बैलेंस आपका क्या है, बराबर है। ठीक। यही क्या है, यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक। साइंस की भाषा में संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। ठीक। प्यारे बच्चों, इतने क्लास के लिए आप कहीं भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपको अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा, आपका समय अधिक नुकसान होगा, और आपका अधिक समय ना नुकसान हो इसके लिए कम समय में आपको इतना सारा क्वेश्चंस बताया जा रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कम समय में। यानी 15 मिनट के वीडियो में आप इतने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, और इतने क्वेश्चंस कहीं पढ़ेंगे तो अदर चैनल पर आपको देख लीजिए पढ़ करके, तो 1 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, समय आप अपने बुक में भी दीजिए। अगर आप केवल यूट्यूब से समय देंगे, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो आप बुक से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए बुक से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।